हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद विपिन कुमार में। यह हमारी पॉलिटी की तीसरी क्लास है। आज का मोटिवेशन हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबरों के लिए है कि कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को लिखा गया है या मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा गया है। अनुच्छेद 23 में दिखाया गया है कि बेगार प्रथा पर रोक लगनी चाहिए और मानवीय या मानव व्यापार पर रोक लगनी चाहिए और कबूतरबाजी पर रोक लगनी चाहिए। जैसे बेगार प्रथा में क्या होता है कि यह पहले होता था कि किसी व्यक्ति को सिर्फ खाने खाने पर काम कराया जाता था, कि उसको सुबह का खाना दे दिया जाएगा, उसे पूरे दिन काम करना है, और जो बचा कुचा खाना रहेगा तो फिर शाम दे दिया जाएगा, और पूरे दिन बेगार करेगा आदमी की, किसी बड़े आदमी की। इस बेगार प्रथा पर रोक लगा दी अनुच्छेद 23 के तहत। मानवीय व मानव व्यापार पर रोक। आपने कभी कभी सुना होगा कि पहले क्या होता था कि मानवों की तस्करी या लड़कियों की तस्करी हुआ करती थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। यह अनुच्छेद 23 में है कि मानव तस्करी गैर कानूनी है। अनुच्छेद 24 में लिखा गया कि बाल श्रम पर रोक। यदि कोई भी बच्चा नाबालिग है और उस पर काम लिया जा रहा है, तो उस पर रोक के लिए अनुच्छेद 24 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और उसमें लिखा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ये किसमें? अनुच्छेद 21A में लिखा था, और यहाँ पर अनुच्छेद 24 में लिखा है कि बाल श्रम पर रोक, कि बाल श्रम को रोका जाए और बच्चों को पढ़ाई की ओर अग्रसित किया जाए। यही हमारी संविधान की खासियत है कि बाल श्रम को रोकने की बात कर रहे हैं और शिक्षा को बढ़ाने की बात की जा रही है इसमें। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि धर्म को मानने, प्रचार करने व धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति धर्म को मानने, प्रचार करने, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इसमें हिंदू शब्द लिया है, जिसमें जैन और सिख हिंदू में आते हैं। भारतीय संविधान में जो हिंदू शब्द है, इसमें जैन और सिख जो हैं वो हिंदू में ही आते हैं। अनुच्छेद 26 में लिखा है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म संस्थानों की स्थापना, चल व अचल संपत्ति का प्रबंध, संपत्ति के प्रशासन का अधिकार है।
सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। चल व अचल संपत्तियों का प्रबंध करने का अधिकार है। संपत्तियों के प्रशासन का अधिकार है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 26 में यह भी लिखा गया है कि लोक व्यवस्था को नुकसान ना हो, सदाचार को नुकसान ना हो और स्वास्थ्य को नुकसान ना हो। ये सीमाएं दी गई हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को नुकसान ना हो और सभी व्यक्ति अपने अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना, चल व अचल संपत्ति का प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए कर संप्रदाय की स्वतंत्रता, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संप्रदाय की व्यवस्था की स्वतंत्रता, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संप्रदाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में दी गई है। अनुच्छेद 28 में लिखा गया किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में लिखा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सभी धर्म के लोगों को पढ़ने का अधिकार है या सभी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं। अब धार्मिक, उसमें आप अगर शिक्षण संस्थान है तो उसमें धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। यह अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। भाषा, लिपि, संस्कृत बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में है। भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण बनाए रखने का अधिकार किसमें है? बनाए रखने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक भी अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में जो अभी हमने अनुच्छेद 31 को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि पहले मौलिक अधिकार था, अब वो विधिक अधिकार बन गया। जब मौलिक अधिकार था उसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। ये कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, जो कि विधिक अधिकार बन गया। कभी कभी पूछ लेता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, तो हमेशा टिक करेंगे कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39B, C को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39B, C को लागू करने के लिए
अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। इसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। इसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। जैसा कि अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा था कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा था कि भाषण, सभा व बैठक, संगठन व संघ बनाने व घूमने व निवास करने व व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिली हुई है। और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया है। मतलब अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। किसके लिए? नीति निर्देशक तत्व के लिए। 39B(C) को लागू करने के लिए मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। इसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। सुप्रीम अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का लेख जारी करना। अनुच्छेद 32 में 5 लेख हैं। सुप्रीम कोर्ट का लेख जारी करना किसी संबंध? अनुच्छेद 32 से। इसमें 5 प्रकार के लेख हैं। नंबर 1 संसद कानून नंबर 1 नहीं, जैसे संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी लेख जारी करने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी लेख जारी करने का अधिकार दे सकती है। 5 प्रकार के लेख हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 5 प्रकार के लेख हैं। संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालय को भी लेख जारी करने का अधिकार दे सकती है। 5 प्रकार के लेख हैं, जिसमें से नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब अपना शरीर प्राप्त करना। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना। उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगा लेना। अधिकारपेक्षा का होता है किस अधिकार से। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के लेख हैं। लेख का मतलब रेट है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, अपना शरीर प्राप्त करना। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब मना कर देना। उत्प्रेषण का मतलब मंगा लेना। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिका होती हैं और हाई कोर्ट में 6 याचिका होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की याचिका का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है और हाई कोर्ट की याचिका का उल्लेख अनुच्छेद 226 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर याचिका जारी करता है। मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो याचिका जारी की जाएगी। ये 5 याचिकाएं से यह इसके साथ विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी याचिका जारी करता है। हाई कोर्ट में 6 प्रकार की रेट होती हैं और सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की। जब किसी का मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाके रेट जाहिर करेगा। अगर मौलिक अधिकारों के साथ साथ यह मौलिक अधिकारों का भी हनन हो या फिर विधिक अधिकारों का भी हनन हो किसी के भी, तो हाई कोर्ट जाएगा अपनी रेट दायर करेगा। और हाई कोर्ट में रेट दायर की जाती है अनुच्छेद
226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर करने का अधिकार हमको अनुच्छेद 226 में मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 33 के बारे में। कानून को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों की तरह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कानून को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों की तरह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं। जैसे कि एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला किसी भी आपस में कई पुलिस वाले धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी सरकारी नियम या अधिनियम का विरोध नहीं कर सकते हैं। जबकि क्योंकि पुलिस जो है कानून को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों में आती है और सामान्य नागरिक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद किसके तहत? 33 के तहत है कि सभी व्यक्ति जो कानून का नियंत्रित नहीं करते हैं वो लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो कानून को नियंत्रित करने वाले जैसे पुलिस या आर्मी या इंडियन नेवी, इस तरह की संस्थाएं किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 34 में लिखा है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ कानून द्वारा हानि हुई है तो संसद कानून बनाकर अतिपूर्ति कर सकती है। अनुच्छेद 34 में क्या हुआ कि यदि मार्शल लॉ कानून द्वारा हानि हुई तो संसद फिर उस पर कानून बनाए और कानून बना के उसकी अतिपूर्ति करें। यह अनुच्छेद 34 में लिखा गया। अनुच्छेद 35 में लिखा गया, कुछ विषयों पर केवल कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। कुछ विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, जैसे अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 के तहत कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। यह अनुच्छेद 35 बोलता है। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिस पर कानून सिर्फ संसद बना सकता है? वो अनुच्छेद 16 का 3, 32 का 3, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। इन सभी पर जो 4 अनुच्छेद हैं इन पर केवल संसद ही कानून बनाएगी। इंजेक्शन हाथ किसी मुद्दे पर यदि आपको राहत चाहिए तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर आपको राहत चाहिए तो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की कोई रिट जारी नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय के लिए जब मौलिक अधिकारों को हनन होता है सिर्फ तभी रिट दायर किया जा सकता है और विधिक अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय में रिट दायर नहीं किया जा सकता है। विधिक अधिकारों के लिए रिट दायर करना है तो आपको अपने ही हाई कोर्ट में रिट दायर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा गया है। भाग 4 को सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक कहते हैं। भाग 4 को सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक कहते हैं। यह बात योग्य नहीं है। राज्य नीति बनाते समय इनका ध्यान रखें। राज्य जो है नीति बनाते समय इनका ध्यान। अनुच्छेद 40 में देखा है कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 से कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 35 के भारत शासन अधिनियम के तहत निर्देशों के उपकरण जो उल्लेखित थे, यही नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में है। जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत निर्देशों का उपकरण जो उल्लेखित था, उसमें 1935 के अंदर यही नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 के बारे में। अब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो रहेंगे अनुच्छेद, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहेंगे। भाग 4 में आएंगे ये सब। अनुच्छेद 36 से 51 अक्सर पूछ लेता है अनुच्छेद 37 किस भाग में है, भाग 4 में। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बात करेंगे अनुच्छेद 36 के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा को अनुच्छेद 36 में लिखा गया है। अनुच्छेद 37 राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा। कुछ तत्व हैं, मतलब अब पेपर में पूछ लेगा कि राजनीतियाँ बनाते समय तत्वों का ध्यान रखता है। यह अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 37 में है। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय बातें, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन यह अक्सर का परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 39 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 से संबंधित ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 से संबंधित काम शिक्षा लोक सहायता। काम शिक्षा लोक सहायता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 41 से। अनुच्छेद 42 में मानवोचित दशा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में जैसे कि आपने देखा होगा प्रसूति, हॉस्पिटल में लिखा होगा प्रसूति घर, ऐसे ही कुछ लिखा रहता है। जो प्रसूति मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं उनके लिए सहायता जो दी जाती है अनुच्छेद 42 के तहत। मानवोचित दशा। अनुच्छेद 43 में जीवन निर्वाह योग्य वेतन दिया जाएगा। पहले क्या किया जाता था, संविधान लागू होने से पहले ऐसा भी होता था कि लोगों से काम सिर्फ खाने पर कराया जाता था कि आपको सुबह का खाना मिल जाएगा, शाम का खाना मिल जाएगा और काम करते रहो। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको दवा के लिए पैसे हम नहीं देंगे। अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते उस रीति के अनुसार। लेकिन अनुच्छेद 43 के में लिखा गया कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन तो दिया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसे वेतन दिया जाएगा जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। अनुच्छेद 39A में राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय देगा और विधिक सहायता देगा। अनुच्छेद 39A में लिखा गया है कि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय देगा और विधिक सहायता देगा। इसके लिए बीच बीच में एक्ट आई। जैसे 1987 में NLSA एक्ट आया। मतलब NLSA का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और SLSA भी आया। SLSA की फुल फॉर्म होती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और DLSA भी आया। DLSA का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अधिनियम आए। ये निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अधिनियम थे।
डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए DLSA, स्टेट लेवल पे SLSA और नेशनल लेवल पे NLSA आया। 1995 में NLSA की स्थापना हुई। NLSA की स्थापना हुई 1995 में। और अधिनियम कब पारित हुआ? अधिनियम पारित हुआ 1987 में। मतलब अधिनियम बन जाता है, लेकिन बना दिया जाता है, लेकिन बाद में स्थापना उसकी बाद में हुई। अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A राज्य उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकता की सुनिश्चित भागीदारी हो। इस काम करने वाले जो हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा। अनुच्छेद 43A में लिखा है। अनुच्छेद 43B में है कि सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण। सहकारी समितियों के प्रबंधन व प्रचालन व नियंत्रण जो है अनुच्छेद 43B में है। अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस में है? समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में है। ये अक्सर का परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। किसमें पढ़े थे? अनुच्छेद 14 में पढ़े थे। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। सॉरी, अनुच्छेद 14 में नहीं, अनुच्छेद 21(1) में है कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21(a) में लिखा है कि उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और निःशुल्क शिक्षा मतलब अनिवार्य है, ये कहा अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में कहा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य व्यक्ति वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 46 में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुवत्ती वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में देखा गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में लिखा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48A में है राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेंगे व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेंगे। यह अनुच्छेद 48A में है। अनुच्छेद 49 में है कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। जैसे राष्ट्रीय स्मारक हैं और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है अनुच्छेद 51 से संबंधित है।
के.टी. शाह ने कहा, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा लेख है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। के.टी. शाह ने कहा, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4A में रखा गया है, भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। मूल कर्तव्यों को, मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। अक्सर पूछ लेता भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, जबकि भारतीय मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य तो था ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। जोड़ते समय इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 11 है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। सामासिक का मतलब होता है जोड़ना। 7वें मूल कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान समय में, पहले 10 थे, अब 11 हैं, जिसमें से 7वें मूल कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ज्ञानार्जन का मतलब होता है ज्ञान के अर्जन की भावना। 11वां मूल कर्तव्य जो था, जैसा कि हम बताए थे कि 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, वो शिक्षा से संबंधित था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। यह 11वें मूल कर्तव्य में लिखा है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। J.S. वर्मा, जगदीश शरण वर्मा समिति का संबंध भी मूल कर्तव्य से है। J.S. वर्मा समिति जो है, अक्सर पूछ लेता है J.S. वर्मा समिति किससे संबंधित है, तो यह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। महामहिम राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी का वर्णन किया गया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह द्वितीय महिला है तथा प्रथम आदिवासी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। इनसे पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो और इसकी आयु मिनिमम 35 वर्ष हो। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों और वर्तमान समय में वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये इनके लिए योग्यता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्यताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में लोकसभा व राज्यसभा का वर्णन है। लोकसभा में 545 सीटों का चुनाव होगा और राज्यसभा में 245 सीटों का।
जिसमें से वर्तमान समय में लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में 545 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों शामिल होगा। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को निर्वाचित मंडल में भाग लेंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को निर्वाचित मंडल में भाग लेंगे। उसके हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। उम्मीदवार के लिए 50 लोग प्रस्तावक हैं और 50 लोग अनुमोदक हैं। यह 100 लोग किसी अन्य के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकते। यह 100 लोग किसी अन्य के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकते हैं। यह निर्वाचित मंडल के सदस्य होते हैं। जमानत की राशि 15,000 रुपये है। कुल वैध मतों का 1/6 भाग आवश्यक नहीं हो तो जमानत राशि जब्त। कुल वैध मतों का 1/6 भाग आवश्यक नहीं हो तो जमानत राशि जब्त की जाएगी। अब हम बात करते हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या के बारे में। एक विधायक जो होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000। यहाँ पर जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 है जो 2026 तक चलेगा। एक सांसद का मत मूल्य टोटल बटे जैसे कि ये निकाला गया है अनुच्छेद 71 में दिखाया गया है, लिखा है किसी प्रकार का विवाद होगा तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 71 में क्या लिखा गया है? किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। किसमें? ये राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव अधिकारी पीठासीन लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव क्रम से होते हैं। चुनाव अधिकारी जो पीठासीन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव होते हैं। कभी लोकसभा का महासचिव तो कभी राज्यसभा का। राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण एवं जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहने की
शपथ ग्रहण करता है। निस्तरण। राष्ट्रपति सामान्य तौर पर 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, जो कि अनुच्छेद 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा 5 साल के लिए होता है, शेष अवधि के लिए नहीं होता। अनुच्छेद 57 में लिखा है कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान इस संदर्भ में मौन नहीं है। उपराष्ट्रपति लोकसभा एमओ को सर्वप्रथम सूचना देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सर्वप्रथम सूचना देते हैं। अनुच्छेद 361 आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पद पर रहते हुए कोई भी न्यायालय नोटिस जारी नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय जो नोटिस जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति के लिए, ये उनके लिए विशेष अधिकार है। पद के दौरान फौजदारी दीवानी मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। दीवानी मामलों में राष्ट्रपति को 2 माह की पूर्व सूचना पर राष्ट्रपति से पूछताछ कर सकते हैं। अब बात करेंगे महाभियोग। महाभियोग को अनुच्छेद 61 में दिखाया गया है। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 56 संबंधित राष्ट्रपति की पदावधि से, जैसा कि हमने बताया 5 वर्ष की पदावधि रहेगी उनकी। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन से लाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति जी संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद में कुल सदस्य की संख्या जो है लोकसभा और राज्यसभा से होगी, जो कि 1/4। चर्चा के 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। संसद महाभियोग को जो है का प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद में लाया, लोकसभा से या राज्यसभा से भी। 1/4 सदस्यों का होना अनिवार्य है कुल जनसंख्या कुल सदस्यों का। चर्चा के 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। सूचना सदन का अध्यक्ष देता है। सूचना कुल सदस्य संख्या से 2/3 संख्या में पारित कर दे तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, और यह 2/3 सदस्यों की संख्या से वह भी पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। यह सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 संख्या से पारित कर दे तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, और उसमें भी 2/3 सदस्यों 2/3 सदस्यों की संख्या से वह भी पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। विधानसभा के जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति चुनाव होगा तो उसमें तो भाग लेंगे, लेकिन महाभियोग लगेगा तब नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया का मतलब होता है महाभियोग प्रस्ताव पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं, और यह शक्ति जो है इसका उपयोग जो करेंगे अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद 75 में लिखा है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को
प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति को करेंगे, कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी, बहुमत दल के नेता जो होंगे उनको। 543 सीटों का चुनाव होता है, जिसमें से 272 प्लस सीट पाने वाले को प्रधानमंत्री पद पर